अभिनंदन है कैश क्लासेस में। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद यही करता हूं कि आप इतिहास के इस दौर का आनंद भरपूर ले रहे होंगे, है ना। और इतिहास को पढ़ने में जो आनंद आता है, यदि दिल से पढ़ा जाए तो आनंद ही आनंद है, आनंद की अनुभूति ही होगी। और यदि इतिहास को एक बोझ समझ कर पढ़ा जाए तो ये बड़ा कष्टदायी होगा, है ना। यदि आप पॉजिटिवनेस से काम करेंगे, है ना, अपनी फुल एनर्जी के साथ इतिहास को एक कीमती समझेंगे तो इतिहास उतना ही आनंद आपको वापस भी देगा, है ना। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पिछला पार्ट हमारा वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश, कौन सा पुष्यभूति वंश था, उसकी सामान्य जानकारी मैंने पिछली क्लास पर दे दी है। आज जो हमारा विषय होगा वो इस वंश के अंतर्गत हर्षवर्धन की बात करूंगा। एक ही राजा की बात करूंगा, वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न बन चुके हैं और बनेंगे भी, उम्मीद की जा सकती है। तो पढ़ना इसे छोड़ना गलत होगा। तो मैं सीधा हर्षवर्धन के बारे में बताता हूं। पहले हर्षवर्धन की सामान्य जानकारी ले लीजिए। हर्षवर्धन का जन्म 590 एडी में होता है। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती था तथा बड़े भाई का नाम यशवर्धन था, सॉरी राज्यवर्धन था, और बहन का नाम राजश्री था। इतना क्लियर है। इनका जो शासन काल होता है, इनके जो शासन का टाइम पीरियड होता है, वो होता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। क्लियर है। जब ये राज्य नहीं लेना चाहते थे, ये सत्ता पर अपना अधिकार नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ये छोटे भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। अब दरअसल बहन की शादी जो होती है, इनकी बहन का विवाह जो होता है, वो कन्नौज में मौखरी वंश के राजा होते हैं। कौन? ग्रहवर्मन। उनसे होता है इनके बहन राजश्री का विवाह। मालवा के शासक देवगुप्त ने इनके बहनोई अर्थात बहन के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने क्या किया? अपनी बहन के पति के हत्यारे का, कौन था? देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त। तो देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त का मित्र कौन था? बंगाल का गौंड राजा शशांक था। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इतना है। अब जब ये दोनों परिस्थितियां मजबूर कर दी हर्षवर्धन को शासन पर आने के लिए, क्योंकि अब उनके बड़े भाई रहे नहीं, तो शासन नगरी आ गया था। तो हर्षवर्धन जब मित्रों गद्दी पर बैठते हैं तो 3 कठिनाइयों का सामना करते हैं। 3 डिफिकल्टीज का वो फेस करते हैं। कौन सी? पहली तो जब ग्रहवर्मन की हत्या करता है देवगुप्त, तो उनकी बहन राजश्री को किडनैप भी कर लेता है, अर्थात कैद करके जेल में रखता है। ठीक है। तो पहली समस्या उनके सामने कि अपने बहन को कैद मुक्त कराना, जेल से रिहा कराना। ठीक है, या कह सकते हैं इम्प्रिजन्ड फ्री बोल सकते हैं। दूसरी चीज के सामने समस्या दूसरी थी कि वो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक की हत्या करना चाहते थे। ठीक है, शशांक की हत्या करना चाहते थे। ब्रदर किलर जो था, कौन? शशांक, उसकी हत्या करना चाहते थे। तीसरा, शशांक ने मालवा का कन्नौज पर अधिकार हो गया था जब देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। हालांकि देवगुप्त भी मारे जाते हैं राज्यवर्धन के द्वारा। तो कन्नौज जो था उनके बहनोई अर्थात बहन के पति ग्रहवर्मन का राज्य था, किंगडम था, तो वो भी दूसरे के अधीन था। तो तीसरी समस्या हर्षवर्धन के सामने कि अपने बहनोई के राज्य किंगडम को, कन्नौज को मुक्त कराना। ठीक है, लिबरेट द किंगडम कन्नौज। ये 3 समस्याएं थी। चलिए, हर्षवर्धन ने गद्दी पे बैठे, ठीक है, राज्याभिषेक अपना करवा लिए। अब क्या किए?
गद्दी पर बैठते इन्होंने पहली राजधानी जो बनाई अपनी, फर्स्ट कैपिटल जो थी इनकी, वो थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है? करनाल, हरियाणा। किंतु अब देखिएगा, गद्दी पर बैठ गए, उपाधि कौन सी ली? परम भट्टारक, शिलादित्य, इंपॉर्टेंट है, शिलादित्य और शिलादय। ठीक है, शिलादित्य और शिलादय इन्होंने उपाधियां, टाइटल लिया। ठीक है, अब गद्दी पर बैठते क्या किया इन्होंने? सर्वप्रथम अपने सहयोगी भास्कर वर्मन के सहयोग से इन्होंने बंगाल के गोंड राजा शशांक की हत्या कर दी, शशांक को मार दिया। पहला बदला अपने बड़े भाई के हत्यारे ब्रदर किलर शशांक को मारकर उनने पूरा कर लिया। दूसरी चीज कि जब इनकी बहन राजा पर जेल में बंद थी, कैद थी, तो किसी भी तरह उन्होंने जेल से भागा, कैद मुक्त हुआ राजश्री, उनकी जो बहन थी, और वो आत्महत्या के लिए जाने ही वाली थी। किंतु इसकी सूचना हर्षवर्धन को पता चल गई और हर्षवर्धन ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं और अपनी बहन राजश्री को आत्महत्या करने से भी रोकते हैं। इस प्रकार राजश्री को भी उन्होंने छुड़वा लिया, अपने राज्य वापस ले आए। ठीक है, प्रिवेंटेड सिस्टर राजश्री टू कमिट सुसाइड। ठीक है, अब राजश्री जो थी ये कन्नौज की महारानी थी, क्योंकि इनके पति का नाम ग्रहवर्मन था। ग्रहवर्मन थे नहीं, और ग्रहवर्मन का कोई वंश भी नहीं था, अर्थात कोई पुत्र भी नहीं था। तो बहन राजश्री के कहने पर हर्षवर्धन ने क्या किया कि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, सक्सेसर नहीं था, तो कन्नौज का अधिकार जो था, शासन जो था, वो हर्षवर्धन अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, जो कन्नौज का एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने हाथों में ले लिए, अर्थात कन्नौज अब थानेश्वर के अधीन काम करने लगा, ऐसा कह सकते हैं, या थानेश्वर कन्नौज का संरक्षक बन गया। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज का संरक्षक बन गया। एवं इस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि बहन राजश्री का राज्य था, किंगडम था, तो उन्होंने इस प्रकार दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल बना ली, किसे? कन्नौज को। याद रखिएगा, इस प्रकार कन्नौज बहुत दिनों तक बना रहा। पाटलिपुत्र के बाद पाटलिपुत्र लगभग 800 वर्ष तक कैपिटल रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात की जाए तो। उसके बाद पाटलिपुत्र का स्थान इस प्रकार कन्नौज ले लेता है। ठीक है मित्रों, एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में सब जानकारी आज ही ले लेंगे, ये अंतिम अध्याय होगा वर्धन मंत्र। तो एहोल अभिलेख है, एहोल इंस्क्रिप्शन है, यह है कहाँ? ये जान लीजिए, ये बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक। इसमें एक युद्ध का वर्णन है, एक बैटल का वर्णन है हर्षवर्धन के। पहले एक चीज और जान लीजिए, इनके सेनापति का नाम क्या था? इनके सेनापति का नाम था भांडी। कमांडर जो था भांडी था, यह ममेरा भाई था, मामा का लड़का था। भांडी के सहयोग से ही राज्यवर्धन ने मालवा शासक देवगुप्त की हत्या की थी। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में रेवा का युद्ध बताया गया है। बेटा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड एवं हर्षवर्धन के बीच लड़ा जाता है। ये युद्ध होता है, ये बैटल होता है, किंतु हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो इतना ही इसमें जानना है इस युद्ध में। इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में मित्रों ये कहा जाता है, ये विद्वान संरक्षक थे। ठीक है, पहले हर्षवर्धन एक स्वयं विद्वान थे, है ना। He was himself a great scholar, वो स्वयं एक महान विद्वान थे, ग्रेट स्कॉलर थे, किंतु विद्वानों को आश्रय भी देते थे, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। स्कॉलर्स पैट्रॉन बोल सकते हैं, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। खुद विद्वान, स्वयं विद्वान, और विद्वानों को संरक्षण भी देते थे। ठीक है, हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं। हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें, कुछ बुक जो है कंपोज की हैं, रचनाएं की हैं। जैसे ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। खास बात इनमें ये विशेष ये है कि ये तीनों संस्कृत भाषा में है। किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। और कौन सी बुक है ये? ड्रामा बुक है, नाटक पुस्तक है ये तीनों। अच्छा, इनके दरबार में, कोर्ट में कौन कौन से स्कॉलर विद्वान रहते थे? देखिए, पहले तो बाणभट्ट सबसे महान,
आपसे फिर जब सीधा प्रश्न पूछे बाणभट्ट किसके दरबारी थे, किसके कोटली थे, वो हर्षवर्धन के थे। मयूर, धावक एवं दिवाकर ये भी दरबारी स्कॉलर थे, कोटली स्कॉलर थे। ठीक है, इनकी पुस्तकें देखिए। हर्षवर्धन की पुस्तक जो है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के चरित्र का विशद वर्णन किया है ना, अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट हर्षवर्धन किस पुस्तक में, हर्षचरित्र। दूसरी पुस्तक इनकी कादंबरी। एग्जाम में आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कादंबरी या बाणभट्ट की पुस्तक के संबंध में प्रश्न बने। अच्छा, दूसरे विद्वान स्कॉलर थे मयूर। मयूर की पुस्तक थी सुभाषितावली। सुभाषितावली किसकी पुस्तक थी, मयूर। धावक की पुस्तक का नाम, धावक ने एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम अनुश्रुति था। चौथे स्कॉलर कौन थे, दिवाकर। ये भी कोर्ट में रहते थे, उनके दरबार में। ठीक है, अच्छा, हर्षचरित्र में एक महत्वपूर्ण शब्द उल्लेखित है जो अभी कुछ वर्ष पहले चर्चा में भी रहा है। प्रांतीय शासकों के लिए, प्रांतीय राजाओं के लिए, फॉर डोमेन रूलर क्या है इस पुस्तक में, हर्षचरित्र में, लोकपाल शब्द, लोकपाल नामक वर्ड आया है सामने। याद रखिएगा, लोकपाल प्राचीन काल में ही शब्द सामने आ गया था। आज मांग ज्यादा की जा रही हो या इसके लिए मतलब काफी ज्यादा चर्चा में रहा ये शब्द। तो लोकपाल हर्षचरित्र में बाणभट्ट जी ने ये उल्लेखित कर दिया था ये वर्ड। ठीक है, अच्छा, हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आता हेनसुआंग। कौन आता है, हेनसुआंग। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में ही आता है शासन के समय चीनी यात्री हेनसुआंग। ठीक है, ये चाइनीज ट्रेवलर था, याद रखिएगा। ये कब आता है, 629 ईस्वी में, 629 एडी में आता है और 645 एडी तक रहता है, 645 ईस्वी तक। लगभग भारत में ये 16 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा, 16 वर्षों तक रहा। इसने कुछ जानकारियां भी दी हैं हर्षवर्धन के काल के संदर्भ में। स्वांग आ गया, कहां आया, हर्षवर्धन के समय भारत आया। अब ये एक तीर्थ यात्री था, बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, अनुयायी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो ये हेनसुआंग था मित्रों, इसका एनसीईआरटी की बुक्स में, कुछ किताबों में इसका नाम स्वान-त्सांग। ठीक है, नाम अजीब है लेकिन ध्यान से देखिए, पढ़ना हेनसुआंग ही है लेकिन किताबों में उल्लेखित क्या है ये जान लीजिए, स्वान। ठीक है, स्वयं को यहाँ हेन बोल दिया गया है। खैर, तो हेनसुआंग का वर्णन है। अब कोई भी यात्री आएगा बाहरी, तो जिस देश में जाएगा उस देश का वर्णन भी कुछ ना कुछ करेगा, है स्वाभाविक है। तो हेनसुआंग भैया भी कुछ वर्णन करते हैं जो हर्षवर्धन के समय की कुछ स्थितियों का वर्णन करते हैं, है ना। तो पहले इन महान विभूति को जानते हैं, ये है कौन, ये चीनी यात्री हैं, याद रखिए, चाइनीज ट्रेवलर हैं और ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स भी हैं। इन्होंने 3 उपाधियां ली थी, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, टाइटल्स लिए थे। पहला, यात्री नीति पंडित, नीति मतलब पॉलिसी, पॉलिसी में ये पंडित थे, जानकार। वर्तमान शाक्य मुनि, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है, CU की। अब फा क्यू की किस राइटर की पुस्तक है, वो थी फाहयान की, नाम में ही है फा क्यू की। ठीक है, तो दोनों चीनी यात्री थे। फाहयान ने फा क्यू की नामक पुस्तक की रचना की, जबकि हेनसुआंग ने CU की, ये चाइनीज लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये पुस्तक दरअसल इसमें क्या लिखा है हेनसुआंग ने, तो हेनसुआंग ने इसमें पश्चिमी संसार का विवरण दिया है, पश्चिमी संसार का विवरण दिया है, अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। तो पश्चिमी संसार में जो भी घटना रही होगी उस समय, जो भी पोजीशन, स्थिति, स्टेटस रहा होगा, उसको इस पुस्तक में उन्होंने वर्णित कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। अच्छा, ये जब भारत आते हैं तो हर्षवर्धन के समय पहली जो यात्रा करते हैं, फर्स्ट विजिट किस राज्य की करते हैं या कहें किस क्षेत्र की करते हैं, वो था कपिसा नामक स्थान की ये
फर्स्ट विजिट करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक हर्ष जो राजा था उस समय, हर्षवर्धन को इन्होंने क्या संज्ञा दी, इन्होंने कहा उत्तरी भारत का स्वामी, लॉर्ड ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, अर्थात उत्तरी भारत का स्वामी हर्षवर्धन को किसने कहा, वो था हेनस्वांग। ठीक है, अब ये सब कह डाले, थोड़ा बहुत जाति प्रथा के बारे में दिए। ठीक है, तो इन्होंने जाति प्रथा का वर्णन किया है, कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है कि कास्ट सिस्टम कैसा था। तो उन्होंने बताया इसके अंतर्गत कि जो वर्ग थे वो कौन कौन से कार्य करते थे। जैसे ब्राह्मण जो वर्ग था, ब्राह्मण जो कास्ट था, ये धर्म कर्म का कार्य करता था, है ना। जो रिलीजन के फंक्शंस होते थे, कार्य होते थे, तो धर्म कर्म के कार्य की देखरेख करना वो ब्राह्मण का दायित्व था। एवं शूद्र के लिए इन्होंने क्या कहा, शूद्र वर्ग के लिए, कि कृषि के अतिरिक्त, अर्थात हर्षवर्धन के समय शूद्र वर्ग कृषि करता था एवं उसके साथ शिल्प कार्य भी करते थे, क्राफ्ट वर्क, शिल्प कार्य भी करते थे शूद्र। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, हेनस्वांग ने। ठीक है, अच्छा, इनने एक और जाति ला दी, कौन सी जाति, अस्पृश्य जाति। अस्पृश्य जाति अर्थात नॉन टचेबल कास्ट, अस्पृश्य जाति का भी वर्णन किया। जो कौन कौन सी थी, नाम भी बताया बकायदे, ऐसा नहीं है कि ये नॉन टचेबल थी। कैसे, निषाद, पराशव, चांडाल एवं मातक। चांडाल का वर्णन और भी किसी चीनी यात्री ने किया था, मैं बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा, ये भैया हो गई हेनस्वांग की बात, इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही पढ़ लिए, इतनी ही कृपा बनी रही। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करूंगा, फिर से वापस मैं आता हूं हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन जो है मित्रों, ये प्रत्येक 5वें वर्ष, एवरी 5 ईयर, जो फिर एवरी 5th ईयर, हर 5वें वर्ष ये क्या करते थे कि प्रयाग में, जो इलाहाबाद अभी कुछ दिन पहले था इलाहाबाद, अब वो फिर से प्रयाग हो गया, प्रयागराज। तो प्रयाग में इनका एक आयोजन होता था, ये एक समारोह का आयोजन करते थे। कौन सा समारोह, महामोक्ष परिषद या काउंसिल कहें, इस समारोह का आयोजन करते थे। याद रखिए, प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में। हेनस्वांग जब आता है भारत में, तो ये परिषद उस समय नहीं चलती है, लेकिन कुछ दिन बाद चलती रहती है, कुछ वर्षों बाद होती है परिषद। अब वो काफी वर्षों तक रहा है ये। ठीक है मित्रों, हेनस्वांग 643 एडी में, 643 ईस्वी में ये छठी परिषद में शामिल होता है। 6th काउंसिल जो होती है उसमें शामिल होता है हेनस्वांग। 5 हो चुकी होती है, जो 6वीं चल रही होती है उसमें ये 643 ईस्वी में शामिल होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो बैठक है, ये सभा है, ये जो काउंसिल की बैठक होती है, ये लगभग 72 दिन चलती है, 75 दिन चलती है, 75 डेज। ठीक है, और इसमें लगभग 18 देशों के राजा या शासक, 18 कंट्रीज के जो रूलर थे वो भी शामिल होते हैं। खास बात इसमें ये रही कि पहले और दूसरे और तीसरे दिन, तीनों दिन अलग अलग देवताओं की पूजा की गई, है ना। पहले दिन फर्स्ट डे बुद्ध की पूजा होती है, बुद्ध की उपासना होती है, वर्शिप ऑफ बुद्ध। दूसरे दिन सेकंड डे क्या होता है, इन्होंने सूर्य की उपासना की, तथा तीसरे दिन शिव की उपासना की। बुद्ध, सूर्य, शिव। ठीक है मित्रों, हर्षवर्धन ने इस बैठक में, छठी बैठक में परिषद की, हर्ष ने अपना सर्वस्व बांट दिया, वितरित कर दिया अपना सब कुछ। अर्थात इन दिस काउंसिल हर्ष हैड डिवाइडेड हिज एवरीथिंग, सब कुछ बांट दिया उसने, हर्ष ने। ठीक है, जो हर्षवर्धन था मित्रों, हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, फोर फादर थे, वो क्या थे कि सूर्य और शिव की उपासना करते थे, अर्थात शिव और सूर्य के अनुयायी थे, ऐसा कहें। ठीक है, ये इनको मानते थे। कश्मीर के शासक से हर्षवर्धन ने मित्रों, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक छीन लिए, बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक छीने। रिसीव डेंटल रेलिक ऑफ बुद्ध फ्रॉम द रूलर ऑफ द कश्मीर। कई चीज यहाँ बलपूर्वक उन्होंने प्रयास किया और मिल भी गए। तो बुद्ध के, ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि बुद्ध के अवशेष को कश्मीर के राजा से बलपूर्वक किस शासक ने छीना था, वो था हर्षवर्धन।
मित्रों इन्होंने राजाश्रय भी दिया था। राजाश्रय अर्थात किंगशिप, गेव किंगशिप किसको दिया था? महायान शाखा को। हीनयान और महायान जो शाखा थी वो किस धर्म की थी, किस रिलीजन की थी, आप बताएंगे। तो इन्होंने महायान रिलीजन कहें या कहें महायान शाखा को राजाश्रय दिया था, है ना, किंगशिप दी थी। अब बात ये करूंगा कि इसी शाखा के प्रभाव से ये पूर्ण रूप से हर्षवर्धन पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। कौन? हर्षवर्धन। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के महायान रिलीजन का, महायान शाखा का अनुयायी कौन कौन से शासक थे? तो सबसे पहले मैंने बताया था कुषाण राजा कनिष्क, कुषाण रूलर कनिष्क एवं हर्षवर्धन। ये दोनों और भी नाम होंगे, मैं बताऊंगा बाद में मिलेंगे तो ये दोनों महायान शाखा के जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं यही दो नाम हैं। ठीक है, महायान शाखा के। अच्छा, इन्होंने अपने दूत एम्बेसडर जो है चीन भी भेजे थे। तो इससे पता चलता है, ये भी एक अचीवमेंट है, हर्षवर्धन की उपलब्धि है कि चीन से भी अच्छे खासे संबंध रहे हैं उनके। ठीक है, विदेश नीति ठीक ठाक थी। और इनके जो अधीनस्थ शासक थे, अधीनस्थ शासक अर्थात सबऑर्डिनेट रूलर, इनके जो अधीनस्थ शासक थे उनको क्या कहा जाता था? महाराज, महासामंत। महासामंत को आप बोल सकते हैं ग्रेट फेडुलिस्ट। फेडुलिस्ट मतलब सामंत, फेडुलिज्म मतलब सामंतवाद। तो ये कह सकते हैं। मैंने बताया था कि गुप्त काल में जब प्रारंभिक पढ़ा रहा था मैं, संस्थापक एवं दूसरे नंबर के राजा घटोत्कच, श्रीगुप्त एवं घटोत्कच के बारे में मैंने बताया था कि ये राजा नहीं थे। महाराज तो लिखते थे, उपाधि क्या लिखते थे? महाराज। लेकिन ये राजा नहीं थे, ये सामंत थे। किसके सामंत थे मैं बता चुका हूं, आप बताइए टिप्पणी करके। तो ये सामंत थे, फेडुलिस्ट थे, ना कि राजा थे। बल्कि जब चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में, 319 एडी में, तो उन्होंने गुप्त संवत भी प्रारंभ किया, गुप्ताजीरा प्रारंभ करते हैं। और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर कहलाते हैं गुप्ताज डायनेस्टी के। वही जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, वो कहलाए थे महाराजा या अर्थात राजा। बल्कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के केवल सामंत थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे गुप्ताज डायनेस्टी के, किंतु राजा नहीं थे। ठीक है, राजा बना कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जब वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा, इंडिपेंडेंट होकर, किसी के अधीन नहीं था। सामंत का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ काम करना। भाई महाराज और महासामंत जो टाइटल लेते हैं, उपाधि लेते हैं, उसका मतलब होता है अधीनस्थ शासक, मतलब उसके ऊपर कोई राजा होता है, कर्मचारी कह दीजिए शाब्दिक अर्थ में। ठीक है मित्रों, हर्षवर्धन पूर्व में बंगाल एवं मगध को जीत लिया था। कैसे? बंगाल में किसी को हराया था, उसके ब्रदर किलर था, भाई का हत्यारा था शशांक। बंगाल में गौड़ राजा शशांक की हत्या करके बंगाल और मगध पर आधिपत्य कर लिया। ठीक है, जब ऐसी विजय प्राप्त कर लेते हैं हर्ष, तो वो दक्षिण की तरफ साउथ में दक्कन को पार करने का प्रयास करते हैं। दक्कन वर्तमान में आप जानते हैं कहाँ है? महाराष्ट्र जैसे राज्य दक्कन में ही थे और आज भी है। दक्कन का पर्वत पूछा जाता है। ठीक है, तो दक्कन को पार करने लगे। तो क्या होता है कि दक्कन में उस समय, मैंने मैप में बताया था कि दक्कन में उस समय चालुक्य वंश का शासन होता है, चालुक्य डायनेस्टी का शासन होता है, जिसके राजा, जिसके रूलर पुलकेशिन द्वितीय होते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब जितनी सफलता उन्हें पूर्व में ईस्ट में मिली, उतनी उन्हें दक्षिण में, साउथ में नहीं मिल पाई, क्योंकि पुलकेशिन भी कमजोर आदमी नहीं था, कमजोर शासक नहीं था। ठीक है, पुलकेशिन के बारे में ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा जान लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय के राज कवि थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो थे, ये पोएट ऑफ स्टेट थे। ठीक है, तो रवि कीर्ति जो थे, इन्होंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय पूर्व एवं पश्चिमी, है ना, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों के समुद्री तटों तक उन्होंने अधिकार जमाया हुआ था। ठीक है, एवं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षगुप्त, यही नहीं, रवि कीर्ति आगे भी कहते हैं कि ये तो ठीक है, पूर्व और पश्चिम तट की समुद्र के तटों को जीत लिया, इवन साथ में उन्होंने हर्षवर्धन को दक्कन को पार करने से भी रोक दिया।
मतलब इतने महान थे। ऐसे कौन बोला? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति आगे कहते हैं कि हर्षवर्धन के नाम को लेकर एक स्टेटमेंट दिया कि हर्ष का मतलब होता है आनंद, समझिएगा बात को। किंतु जब इनके राजा रवि कीर्ति के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया, तब इनका एक नया स्टेटमेंट सामने आता है कि अब हर्षवर्धन हर्ष नहीं रह गया, अर्थात उसका नाम हर्ष का मतलब आनंद, मतलब अब हर्षवर्धन हर्ष नहीं रह गया, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं रवि कीर्ति। खैर ये नॉर्मल सी बात थी, मैंने बता दिया। अंत में ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, चालुक्य वंश है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। आगे आने वाले समय में क्या होता है कि चोल डायनेस्टी, चोल वंश इसका समापन कर देते हैं। ठीक है, वो आगे की चर्चा होती रहेगी जब दक्षिण भारत के राज्य पड़ेंगे। अभी तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? और एक चीज और, हर्षवर्धन के लिए कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट है ना, लास्ट हिंदू रूलर ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी कहीं कहीं आपको और भी मिलेंगे, जैसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा को भी यही कहा जाता है, और एक आध दो और हैं, उनकी चर्चा आगे करूंगा। लेकिन जान लीजिए अंतिम हिंदू सम्राट है। अभी और है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर समाप्त कर देते हैं हर्षवर्धन को। देखिए हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए, हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए फॉर इरिगेशन तुला यंत्र एवं जल या कहें जल पंप, वाटर पंप का प्रयोग किया जाता था। एवं सूती वस्त्रों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था, सूती वस्त्रों के लिए फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, वो मथुरा था। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हर्षवर्धन के समय के दो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो घोसी में है। घोसी कहाँ है? शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। मधुबन अभिलेख जो है, मधुबन इंस्क्रिप्शन, ये उत्तर प्रदेश में ही है। अंतिम तथ्य जो है हर्षवर्धन के संबंधित, हर्षवर्धन से संबंधित इसे एक संज्ञा दी जाती है। इसे कहा जाता है कि ये ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही संपूर्ण देश का शासक था। ना तो कट्टर हिंदू था, नाइदर द फैनेटिक हिंदू, ना ही संपूर्ण देश का शासक था, नॉट द रूलर ऑफ द इंटायर कंट्री। ठीक है, इतना हो गया हर्षवर्धन। मित्रों अंतिम है, हर्षवर्धन की थोड़ा अचीवमेंट्स जान लेते हैं, उपलब्धियां। पहली चीज, हर्षवर्धन महान एवं पराक्रमी योद्धा था, ग्रेट एवं माइटी वॉरियर था। ठीक है, एवं कुशल प्रशासक भी था। ठीक है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। एवं जो हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था थी वो सुसंगठित थी, अर्थात मजबूत स्थिति में थी। गवर्नेंस वेल ऑर्गेनाइज्ड था हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन के संबंध चीन के साथ भी अच्छे रहे। जो हर्षवर्धन था उसका जो रिलेशन था चीन के साथ वो भी ठीक ठाक थे। कैसे पता चलता है इस चीज का? क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन ने चीन में अपने एम्बेसडर भेजे, दूत भेजे, एवं चीन से भी हर्षवर्धन के दरबार में एम्बेसडर आते हैं, दूत आते हैं। अगला है गुजरात विजय। गुजरात में बल्लेभी में विजय प्राप्त करता है, विक्ट्री होती है इसकी। किसके विरुद्ध? ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर देता है। ध्रुवसेन द्वितीय जो होते हैं वो डिफीटेड होते हैं, किससे? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। गौड़ राजा, बंगाल के गौड़ राजा शशांक की हत्या कर दिए। किसके सहयोग से किए थे? कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से। भास्कर वर्मन कहाँ के राजा थे? कामरूप के। कामरूप कहाँ? असम के क्षेत्र में। ठीक है, और असम, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक, ये असम के पास से थे और जो शशांक था वो बंगाल से था, तो लगभग आसपास के क्षेत्र में थे। तो विरोधाभास शशांक और भास्कर वर्मन के बीच में था ही। भास्कर वर्मन ने इसका फायदा उठाया कि भाई हर्षवर्धन विरोध, इसकी हत्या करना चाहता है, तो क्यों ना हम हर्षवर्धन की सहायता कर दे, तो हमारा जो एक हमारी ये जो बाधा है शशांक हट जाए, तो बंगाल पर भी मेरा थोड़ा वर्चस्व रहा आएगा। तो हर जगह स्वार्थ है, बिना स्वार्थ कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला है उड़ीसा की विक्ट्री करता है, सिंध से संघर्ष होता है, इसका जो स्ट्रगल होता है वो सिंध के साथ वीर बना रहता है। नेपाल विक्ट्री करता है, कश्मीर विजय प्राप्त करता है, बहुत सारी विजय भी की। बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में भी हर्षवर्धन जाना जाता है, एज प्रिजर्वर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, एवं कला एवं संस्कृति का संरक्षक भी कहा जाता है, अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, उपलब्धियां थी हर्षवर्धन के संदर्भ में। आज हमारा हर्षवर्धन भी समाप्त होता है, या कहें वर्धन वंश की, वर्धन डायनेस्टी की समाप्ति होती है। इसके उपरांत जो अगला पार्ट होगा हमारा वो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट होगा वो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 या 12 मिनट का होगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कहां पर? दूसरे नए टॉपिक के साथ, दूसरे नए राजवंश के साथ, और वो राजवंश का नाम होगा मित्रों दक्षिण भारत के राजवंश। क्या नाम होगा? दक्षिण भारत के राजवंश, या कहें संगम युग, संगम एज भी अब होने वाला है। दक्षिण भारत के बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आशा करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, बता रहेगा। अभी तक कोई दिक्कत हो? ये हर्षवर्धन की उपलब्धियां थी, और यहां तक कि हमारी और आपकी भी उपलब्धियां हो गई, अचीवमेंट्स हो गई। तो एक नए पार्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, त्रिपक्षीय संघर्ष के साथ मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।